हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है वो 9th क्लास का लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो वेक्टर, स्केलर और वन डायमेंशनल मोशन की जो है वो बेसिक स्टडी करेंगे। तो हम इसको पहले जो है वेक्टर और स्केलर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, मास है, ठीक है? जिनका हम मेजरमेंट कर सकें, जिनको मेज़र कर सकें, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो ब्रॉडली क्लासिफाइड की जाती हैं, दो पार्ट में। नंबर 1 है स्केलर और नंबर 2 है वेक्टर। देखिए, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमने फोर्स लिखा और फोर्स को आप ले, यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, तो 5 न्यूटन लिखा फोर्स, ठीक। और मास लिखा हमने, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मान लीजिए किसी बॉडी का मास 4 kg है। तो देखिए, जो मास होता है इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोर्स में डायरेक्शन का देना, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। 5 और 4 ये दोनों इसकी यूनिट हैं, लेकिन फोर्स जब हम लिखेंगे तो इसमें डायरेक्शन हमें देना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ये टेबल पर एक ब्लॉक रखा है ये, और मान लीजिए इस पर आप फोर्स लगाते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये इधर मूव करेगा। अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो आपकी तरफ इधर मूव कर रहा है। तो फोर्स में डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा देंगे उस डायरेक्शन को बॉडी मूव, ये ब्लॉक मूव करेगा। इसलिए जब हम फोर्स होगा तो उसमें हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। पेपर पर जब हम जनरली डायरेक्शन के लिए बहुत मेथड है। जैसे पेपर पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन जनरली, तो हम जो है आपको मालूम होगा कि इस डायरेक्शन में ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट इधर, और ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, यहाँ पर जो है नॉर्थ और यहाँ साउथ, इसको लिखते हैं। तो जब आप फोर्स लिखेंगे तो इसके साथ में एक डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट में, तो ये आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट तो होगा ही दोनों में, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और कुछ पॉइंट और होते हैं जिनका अभी हम डिस्कशन करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। जैसे स्पीड है, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। अब जैसे कोई बॉडी मान लीजिए सर्किल में घूम रही है, ठीक। तो सर्किल में अगर वो घूम रही है, मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर देखें, क्वांटिटी को समझने की कोशिश करें। ये आपका कोई पार्टिकल है, ये सर्किल में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में, ठीक। इसमें क्या होता है, हमने एरो लगाया, एरो का मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक। इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको देखना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ क्या करते हैं, टेंजेंट डाल दें। तो कहेंगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर को है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनमें हम जब लिखते हैं, जैसे ये फोर्स लिखा तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये तो वर्ड्स में लिख दिया है, अगर एफ लिखें तो इसके ऊपर एरो लगा दें। और एरो जो है वो हमेशा ऐसे राइट को ही लगेगा, बॉडी किधर भी जा रही हो, चाहे नॉर्थ को जाए चाहे साउथ ईस्ट, इस एरो से मतलब नहीं, ये केवल उसका रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ठीक है ना। और जो स्केलर क्वांटिटी है जैसे मास है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी में अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, हमने एरो लगा दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताएगी डायरेक्शन। इसको जब लिखेंगे तो हम 5 न्यूटन ईस्ट, तो इसमें आपका देखिए डायरेक्शन है, यहाँ ईस्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो या तो आप इसको एफ लिख दें केवल, या आप इसको जो है ऐसा भी कर सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में डायरेक्शन होता ही नहीं है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम इसको या तो सिंपल बिना इसके एरो लगा के लिख दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि वेक्टर लगा के इसमें ये 2 लाइन खींच लें, इसका मतलब मॉडुलस है, मॉड लगा दिया, मॉड, ठीक। इसका मतलब होता है कि ये मैग्नीट्यूड बताएगा फोर्स का। जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें फिर डायरेक्शन नहीं आएगा, फिर सिंपली लिखेंगे 4 न्यूटन, ठीक। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का, उसमें हम ऊपर एरो लगा देते हैं। हाँ, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें उन्होंने स्केलर को मतलब लाइट उससे लिखा है, और जो वेक्टर क्वांटिटी उनको बोल्ड लेटर से लिख दिया है।
तो हमारे यहाँ जनरली आप एरो लगा कर रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड बताएंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको जो है वो फिर डायरेक्शन नहीं देना है और इसमें मॉड लगा दें या सिंपल लगा दें। तो हम यहाँ सर्किल पर वापस आते हैं। जैसे ये कोई आपका पार्टिकल मूव कर रहा है एंटी क्लॉक और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? टेंजेंट डालकर कर्व में, ठीक। तो इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तो ये वेलोसिटी का अब यहाँ निकालना है डायरेक्शन तो क्या करेंगे? इधर एरो लगा दो। यहाँ पर निकालना है तो क्या करेंगे? इधर एरो लगा दो, ठीक। और जब स्पीड लिखेंगे तो देखिए ऐसे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी है जब हमने वेक्टर के ऊपर v के ऊपर एरो लगा दिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो वो सिंपली v हो जाएगा, ये स्पीड बताएगा। अब डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदलने की वजह से जो है वो आपकी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी जो है डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो डायरेक्शन के चेंज होने पर स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनका पहले आप ये देख लें कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए इसी को लेते हैं, फोर्स को। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये 5 न्यूटन ईस्ट है, अब न्यूटन को तो आप स्केल से लाइन ड्रा कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्केल को चूज कर लेते हैं, कुछ भी आप चूज कर लें। जैसे मान लीजिए आपने 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर चूज कर लिया, ठीक। तो 5 न्यूटन कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। है किधर? ये ईस्ट में है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अगर आपने 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर लिया है तो 5 न्यूटन 5 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रा करें, ठीक। इस पर ऐसे एरो लगा दें। एरो किधर को होगा? जिधर का डायरेक्शन होगा। किधर है ये? ईस्ट, यानी इस तरफ को, तो इधर लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा 5 न्यूटन फोर्स का, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अगर 1 न्यूटन होता तो 1 सेंटीमीटर। हाँ, स्केल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2.5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो 5 न्यूटन जो है वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रा करेंगे। इसमें जो है ये जब एरो लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में तो इसको हम हेड बोलते हैं और इसको टेल कहते हैं, इसको, ठीक है ना, जहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हम उसमें जो है वो एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर में जरूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है आप पढ़ते हैं उसमें आप यूनिट है, डायरेक्शन है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स F लिखा ईस्ट को, तो अगर इसी केस में अगर आप -F लिख देंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस लगा दिया, यानी अब जो बनेगा वो किधर को बनेगा? वेस्ट की तरफ, तो इधर को एरो लगेगा। यानी अगर फोर्स F जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम है, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी वेक्टर है। स्केलर में आपको मालूम डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मास हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, ये सभी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, उनमें डायरेक्शन नहीं है। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी में माइनस लगा देंगे इस तरह रिप्रेजेंटेशन में तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये अगर इस तरफ ये F रिप्रेजेंट करेगा इस तरफ, ये वाला, तो -F जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक, लेंथ उतनी रहेगी वेक्टर की, ठीक है ना। अब एक पॉइंट पर आते हैं। देखो, 2 पॉइंट तो आप समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उनमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर और डिस्कशन करना चाहेंगे कि वेक्टर में एक प्रॉपर्टी है, वो जरा आप इससे टेबल में समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक हमने ऐसे रखा और हमने आपकी तरफ को देखिए फोर्स लगाया, तो ये इधर को मूवमेंट करेगा आपकी तरफ, ठीक है ना। अगर हम इसका फोर्स इधर लगा देंगे जैसा हमने अभी बताया तो इधर मूव करेगा। अब जरा एक बात ध्यान दें, फोर्स वेक्टर है, ये बात समझ चुके हैं। मान लीजिए हमने एक इसी ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स जो है ऐसे लगाया, आपकी तरफ लगा रही है इधर ऐसे, ठीक है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, और हमने 3 न्यूटन और लगा दिया, तो कितना हो गया? ये 5 लगाया तो पहले, फिर हमने 3 लगाया तो कितना हो गया टोटल? 8 न्यूटन।
अब हम अपोजिट लगाएंगे, हम इस तरफ लगा रहे हैं 5 न्यूटन का और इधर लगा रहे हैं 3 न्यूटन का। तो नेचुरल जो हमने अपनी तरफ फोर्स लगाया है वो तो 3 है और जो आपकी तरफ लगा रहे हैं वो 5 है, तो 5 वाला ग्रेटर देन है। तो 5 में से 3 को माइनस कर दें, कितना बचा? 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपकी तरफ को मूव करेगा। आपने इसमें क्या किया, जब दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट थे। इनको हम बोलेंगे कि कितने एंगल पर है? 180 डिग्री पर, 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री मतलब अपोजिट। ठीक, तो ये आपकी तरफ है और ये अपोजिट लगा दिया। और जब हमने सेम डायरेक्शन को लगाया तो क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया। 5 + 3 8 हो गया। 180 0 डिग्री पर लगाया, मतलब 0 डिग्री पर लगाया तो ऐड हो गया। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता। अब जरा यहाँ पर देखें, अगर हम किसी और डायरेक्शन में, मान लीजिए हमने एक फोर्स इधर लगाया 5, ध्यान देना इस चीज को, 4 और 3 ले रहे हैं आपकी। मान लीजिए हमने 4 और 3 लगाया तो मैक्सिमम कितना होगा? 7। अपोजिट लगा देंगे तो कितना होगा? 4 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना हुआ? 1। इससे आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए हमने 4 ऐसे लगाया और 3 लगाया 90 पर। पहली बात, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ ध्यान से देखना कि ये ब्लॉक जो है अब बीच में मूव करेगा, ना तो ये इधर मूव करेगा। जैसे हमने 5 और 3 इधर लगा, 4 और 3 सॉरी, 4 और 3 हमने इधर लगाया तो 7 हुआ, आपकी तरफ मूव करेगा। 4 इधर लगाया, 3 इधर लगाया, या 4 इधर लगाया तो 4 ज्यादा हो गया तो मेरी तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम 90 डिग्री पर लगा देंगे, ये देखें 90 पर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक, तो ये बीच में मूव करेगा। इस समय जो रिजल्टेंट होगा 4 और 3 का, वो एक्चुअली पाइथागोरस से निकलेगा। 4 और 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको मालूम नेट रिजल्टेंट 5 होता है, इसीलिए हमने 4 और 3 लिया, जिसलिए आप इजली समझ जाएं। अब जरा समझने की कोशिश करें, जब हमने 4 और 3 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन को लगाया तो रिजल्टेंट कितना आया? 7 न्यूटन। और अपोजिट लगाया तो 1 न्यूटन आया। जब 90 डिग्री पर लगाया तो 5 आया। अगर आप 0 और 180 डिग्री के बीच में अगर फोर्स को लगाते हैं तो जो रिजल्टेंट है 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पर मिनिमम होगा, और किसी अदर एंगल पर लगाते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। 4 और 3 के केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 और 7 के बीच में रिजल्टेंट होगा। ठीक, ये डिपेंड करता है कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो आप बेसिक थ्योरी एक बात समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करेंगे, ठीक, तो उसका एक अपना मेथड है, वो वेक्टर अलजेब्रा होता है, या वेक्टर एडिशन मेथड, और सब्ट्रैक्शन में भी वो अलग मेथड है। उनको हम सिंपल अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती हैं। किसी बॉडी का मास 4 kg है, मान लीजिए, हमने यहाँ रखा 3 kg और रख दिया, 7 हो गया। इसमें डायरेक्शन का कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप एडिशन करेंगे तो उसमें जो है वो, या सब्ट्रैक्शन में भी होता है, वो वेक्टर अलजेब्रा से होता है, वेक्टर मेथड है। वो मेथड आपको जो है, जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देखना है वो 11th का कम से कम फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ओलंपियाड वगैरह के लिए अगर देखना है तो उसको देख लेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। 9th में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें और इसको ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट 4 एम्पियर की फ्लो हो रही है। अब इसमें देखिए करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक। अब एक दूसरा वायर हमने लिया, इसमें करंट 3 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और हमने इन दोनों वायर को जोड़ के एक सिंपल वायर बना दिया, दोनों को एक ही जगह पर फिक्स बांध दिया, और ये नेट रिजल्टेंट इसमें 7 एम्पियर की करंट होगी। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन इसका जब हमने सम किया, एडिशन किया, तो वो सिंपल अलजेब्रा से कर दिया, 4 + 3 7, ठीक। जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका एडिशन एल्जेब्रिक मेथड से हो रहा है, जबकि उसका एडिशन कैसे होना चाहिए? वेक्टर अलजेब्रा से, ठीक, यानी वेक्टर मेथड। वो अपना अलग मेथड है। जैसे हमने 2 केस सिंपल होते हैं उसमें, अगर 0 डिग्री पर लगा दें तो ऐड कर दो, अपोजिट लगा दें तो माइनस कर दो। 90 भी आप समझ जाएंगे, 90 पर लगे हो अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी तो पाइथागोरस लगा दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। अदर के लिए उसमें एक पैरेललोग्राम लॉ होता है जो 11th में है, ठीक। लेकिन आप डिफिनीशन में ये बात समझ लें कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय वेक्टर मेथड,
और करंट स्ट्रिक्टली स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे कि करंट जो है वो सिंपल वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, सिंपल हम उसको अलजेब्रिक सम करते हैं। और एक पॉइंट इसमें और होता है, वो 11th में है, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जो आपको ने अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए उनका डिस्कशन नहीं होता है। हम सेंटेंस को बोल दे रहे हैं, उसके लिए आपको 11th लेक्चर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर देखिए, इसमें एक और रूल होता है कि कम्यूटेटिव लॉ, बेसिक थ्योरी में अगर किसी ने पढ़ा हो कम्यूटेटिव लॉ होता है 4 + 3 = 3 + 4, यानी रिवर्स कर दो नंबर तो रिजल्ट सेम आएगा, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो जो वेक्टर अलजेब्रा होता है एडिशन, वो वेक्टर वाला कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब होता है वेक्टर ए में अगर वेक्टर बी को प्लस करेंगे तो पहले ए से में बी को प्लस किया, वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। उसका मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये हमने इससे मैच करा दिया। तो आप समझ गए होंगे ये 4 रूल होते हैं इसके, लेकिन 3 आप बेसिक ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें जो कम्यूटेटिव रूल है, इसमें एंगल आया करता है। एंगल जो स्मॉल एंगल होता है वो वेक्टर को फॉलो करता है, लार्ज एंगल वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्मॉल एंगल वेक्टर होता है और लार्ज एंगल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप अपने कर लेना, वेलोसिटी वगैरह हो गए, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, टॉर्क हो गया, इम्पल्स हो गया, वेट हो गया, ठीक है ना। ये सभी जो क्वांटिटी हैं आपका, टेम्परेचर जो है वो स्केलर है, और एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो वेक्टर होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 12th में पढ़ेंगे, ये मैं डाइपोल मोमेंट वगैरह, ये सब 12th की क्वांटिटी हैं। फिलहाल आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर हैं और कौन सी वेक्टर हैं। अब हम आते हैं आपके रेस्ट और मोशन पर। देखिए, पहली बात यह कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अर्थ भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है एब्सोल्यूट, ठीक। तो लेकिन हमें अर्थ के ऊपर अगर हमें स्टडी करना है तो हम अर्थ को जो है वो रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक। आप जनरली क्या होता है, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पर बैठा है वो फ्रेम का मतलब होता है, आप समझ लें कि जिस बॉडी पर बैठा है। जैसे मूविंग ट्रेन है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपका जो फ्रेम है वो ट्रेन हो गया, आपके लिए ट्रेन रेस्ट में है। अगर आप क्लोज कर दें बिल्कुल, आपने जिन्हें फ्लाइट में देखा होगा कि अगर वो बिल्कुल क्लोज हो और आपको कुछ बाहर से नहीं देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अर्थ को हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं, और उसके कंपैरेटिवली जितनी भी बॉडी हैं जो रेस्ट में आपको लग रही हैं, कि जैसे आपके सामने बुक है, टेबल है, या आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो ट्री वगैरह है, वो सब आपको रेस्ट में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान दें कि वही प्लेटफॉर्म आपको जो रेस्ट में दिख रहा है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो वही प्लेटफॉर्म आपको मोशन में दिखेगा। एक ही बॉडी रेस्ट में दिखती है और वही मोशन में दिखती है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर यानी कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं या कहाँ से उस बॉडी को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब हम अपनी स्टडी करने के लिए हम अर्थ को जो है वो रेस्ट में मानकर, और अगर उसकी पोजीशन चेंज अगर नहीं हो रही है अर्थ के आपके रिलेटिव, तो हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। अगर पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। और ध्यान रहे कि एब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो कोई भी वर्ड नहीं है। और एक बात को समझ लेना कि हम काइनेमेटिक्स की जो स्टडी करते हैं उसमें हम सभी बॉडी को, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे कुछ भी हो आपकी बॉडी, उसको हम पार्टिकल मानकर ट्रीट करते हैं, पॉइंट पार्टिकल। वैसे पार्टिकल की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये पेन है, ये हमारा, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मूव करता है या डिस्प्लेसमेंट चले, तो इसका जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर के कंपैरेटिवली लेंथ बहुत कम है, तो इसको हम पार्टिकल ट्रीट करते हैं। और जब ये 1 किलोमीटर चलेगा तो इसका एक एक पॉइंट 1 किलोमीटर मूव करेगा,
ठीक है ना। तो हम इसको पार्टिकल मानकर इसे ट्रीट करते हैं। आप काइनेमेटिक्स के अंदर जितनी भी बॉडी की स्टडी करेंगे, और जो बॉडी होती है वो ध्यान रखना वो रिजिड होनी चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कि अगर बॉडी मोशन में होगी तो उसके जो अंदर के पार्टिकल हैं उनमें आपस में मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे कॉटन है, कॉटन को अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, उसमें अंदर भी पार्टिकल दबने लगेंगे, प्रेस होने लगेंगे। तो रिजिड बॉडी की हम स्टडी करते हैं, और सभी बॉडी को हम क्या करते हैं, पार्टिकल मानकर ट्रीट करते हैं। ठीक, तो रेस्ट और मोशन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आप ये समझ लें कि हम जो काइनेमेटिक्स में हम पहले जो जनरली आप हमारे जो सिलेबस में है वो वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पर हम एक चीज पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे जिसको आप समझने की यहाँ पर कोशिश करें। जो ये हमारा डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, इसमें हम जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इसको यहीं पर सीख लें। हम पेपर पर किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ओरिजिन लगाते हैं फिक्स, ये दो लाइन ड्रा करते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो हमने लाइन वर्टिकल यहाँ ड्रा की है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, अगर ये 2D कहलाता है, 2D मतलब टू डायमेंशनल। इसमें वन डायमेंशनल अगर कोई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ध्यान रखना। ठीक, और अगर तीसरा डायमेंशन होगा तो वो जेड आ जाता है परपेंडिकुलर प्लेन पर। अगर हम पेन से दिखाएं तो देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक, तो अभी हम इस पर वापस आते हैं। जब वन डायमेंशनल मोशन का मीनिंग है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, जैसे एक्स एक्सिस में सीधे जा रहा है ऐसे। जैसे ट्रेन, अगर जो रेलवे लाइन है वो अगर सीधी हो तो ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी। आप ग्रेविटी में किसी भी पार्टिकल को, ये है, इसको हम ड्रॉप कर दें तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो पेपर पर यहाँ पर एरो लगा लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, मोशन अगर इधर एक्स को हो रहा है तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। ये जो डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्टिकली जो बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, अगर हम ये एक्स, हम ऐसे ले सकते हैं, ये एक्स और ये वाई, अगर ये एक्स और ये वाई है तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। एक्स वाई प्लेन, प्लेन है ना, ऐसे है एक्स और वाई तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो अगर हमारा ये एक्स है और वाई है, अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो पार्टिकल यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। या नीचे से पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दो तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन ऊपर को करेगा, रुकेगा फिर वापस आएगा। ऐसे में जो वाई डायरेक्शन है, हमने ये एक्स लिया, वाई पेपर पर हम दिखाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसके मोशन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगर हमें दिखानी है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन में भी दिखा सकते हैं, यानी उसको हम एक्स मानकर भी दिखा सकते हैं। यानी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को हम किसी भी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो आप वन डायमेंशनल मोशन में इस बात को ध्यान रखें कि जो मोशन वन डायमेंशनल का मतलब है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ठीक, और एक्स वाई हमने आपको समझा दिया है। और यहीं पर इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसका कोऑर्डिनेट जब आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर समझ लें, इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगी इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से है ये एक्स है, और जो आपने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला है ये डिस्टेंस वाई है, क्योंकि इसके सामने ये वाई होगा, इसके सामने ये वाई होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई। ये पार्टिकल है। अगर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में है, अदरवाइज रेस्ट में है। अब एक बात और आप समझ लें, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम जेड ले रहे हैं। अब ध्यान से इसको जरा देखें, ये एक्स है, ये वाई है, हम इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये वाई है, ये जेड है, हम इस प्लेन को वाई जेड प्लेन बोलेंगे। ये एक्स है, ये जेड है, इस प्लेन को हम एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है और जेड आ रहा है। ये प्लेन ध्यान दें, ये एक्स है, ये वाई है, तो हम इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इसके अगर कोई पैरेलल होगी प्लेन ये, तो ये बोलेंगे पैरेलल टू दी एक्स वाई प्लेन। ये वाई जेड है, इसके पैरेलल प्लेन अगर बनाते हैं तो इसको बोलेंगे वाई जेड के पैरेलल है। उधर भी हो सकता है, समझ गए होंगे बात। ये प्लेन, ये एक्स वाई के पैरेलल, हमने इसको एक्स और वाई माना है, इसको जेड माना है।
ठीक है ना। हम अदर भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन जनरली हम ये करते हैं पेपर पर एक्स वाई जेड इसको मानते हैं। तो प्लेन का मतलब आप समझ गए होंगे। आप कोई भी बुक या कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपको मालूम है, जैसे ये पेपर है तो एक प्लेन में है। कोऑर्डिनेट में हम इसमें एक एक्स लगा देंगे, एक वाई लगा देंगे, और एक अगर पॉइंट को हमें स्टडी करनी है तो वहां पर हम उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट शो कर देंगे। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल आप समझ गए, जैसे ट्रेन मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, जैसे आपको हमने बता दिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को आप ऐसे फेंक दें, देखिए यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर ये एक प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स यहाँ लगाया, वाई यहाँ लगाया, और ये ऐसे आ रहा है, तो ये किस प्लेन में है, एक्स वाई में। ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D, 2 डायमेंशनल। और अगर हम किसी बॉडी को स्पेस में फेंक दें तो 3D में, उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। ठीक, सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल है। क्यों, हम यहाँ पर जब सर्किल में कोई पार्टिकल मूव करता है तो ये प्लेन में मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ ओरिजिन लगाकर ये एक्स लगा देंगे, ये वाई लगा देंगे। ये 2D का एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल 1 डायमेंशनल का है और कौन सा एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल का है, ठीक है ना। अब इसमें आता है कि 1 डायमेंशनल का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो 1 डायमेंशनल ये लाइन हो गई, आपने कोई यहाँ पर देख लें स्ट्रेट लाइन ड्रा की, यहाँ पर ओरिजिन है। अगर 1 मीटर इधर को गया तो यहाँ 1 मीटर लिख दिया, 2 मीटर गया तो यहाँ 2 आ गया। तो अगर ओरिजिन से राइट को मूव कर रहा है तो समझ लो प्लस है, इधर को मूव कर रहा है तो माइनस है। ये ध्यान रखना, ओरिजिन के इधर प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई। ये हम फिर यहाँ बता दे रहे हैं आपको, जैसे हमने ये एक्स वाई जेड लगाया, देखिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ऐसी सिचुएशन में ये प्लस एक्स है तो उधर माइनस एक्स है, ये प्लस वाई तो इधर माइनस वाई, ऊपर प्लस जेड तो नीचे माइनस जेड, ठीक है। 2 डायमेंशनल में जब हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं तो एक्स कामा वाई, और जब 3 डायमेंशनल में शो करते हैं तो एक्स कामा वाई कामा जेड लगाते हैं। आप समझ गए होंगे कि रिप्रेजेंटेशन हम जब 1 डायमेंशनल में करेंगे तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके ऊपर जैसे कोई ट्रैक पर कोई चीज जा रही है तो जितनी डिस्टेंस मूव करती है वहां पर लिखते जाइए। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको रेस्ट, मोशन, वेक्टर, स्केलर, ठीक, और 1 डायमेंशनल और 2D 3D का आपको हल्का रेफरेंस दे दिया है। हमने ये बात बता रहे हैं आपको। अगर आपको इससे ज़्यादा जो लोग ओलंपियाड वगैरह देते हैं उनको वो जो 11th का वेक्टर का लेक्चर है वो कम से कम आप एक लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें, जिसमें बेसिक डेफिनेशन और वो हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम 10th में देना है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट।